अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे और आपके आल पे। मोहतरम स्कॉलर्स, उम्मीद करता हूँ आप अल्लाह के फजल व करम से खैरियत के साथ होंगे। आज हमारी क्लास, जिसका बुनियादी तौर पर मकसद एमफिल पीएचडी का जो टेस्ट है, एंट्री टेस्ट, किसी भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी का, प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी का, ये उसके लिए हमारा हर साल अल्हम्दुलिल्लाह वो सेशन जारी और सारी होता है। और पिछले साल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 30 के करीब जो है स्कॉलर्स वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में बाकायदा तौर पर इनरोल्ड हुए और उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उनको एडमिशन मिला। लेकिन सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि हमने क्लासेस को समझना है, हमने वर्क कैसे करना है और टेस्ट किस तरह आता है एमफिल पीएचडी का, और हमें किस अंदाज में उसकी तैयारी करनी है। एक बात बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मिसाली ग्रुप है अल्लाह के फजल व करम से, जो इस तरह के प्रोग्राम जो है वो पेश करता है। मकसद हमारा यही होता है कि आप लोगों को बहुत कम फ़ी में आपको मैक्सिमम जो है वो बेहतर से बेहतर पढ़ाया जा सके। और आप यकीन जानिए, आज आप अगर देखें अपने गिरदो नवा में, तो एक 9th क्लास का 8th क्लास का जो बच्चा है उसकी फ़ीस 3000 4000 कम से कम इतनी फ़ीस होती है। और हम यहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं एक एमफिल पीएचडी लेवल को हम पढ़ाते हैं और उसकी फ़ीस हम इतनी कम रखते हैं। मकसद यही होता है कि आप लोगों को मैक्सिमम नॉलेज दिया जाए, आप लोगों को मैक्सिमम पढ़ाया जाए, मैक्सिमम चीज़ों क्लियर करवाई जाए। तो इसी अंदाज में जब हम चलते हैं तो फिर ही जाके जो है वो फ़ायदा होता है। तो आज की क्लास आपको ये बता दें कि हमारी एमफिल पीएचडी के हवाले से क्लास है और इसमें आप जो बाकायदा तौर पर सिलेबस पढ़ेंगे वो इस्लामियात का सिलेबस जो है वो हमने पढ़ना है। अब देखिए, हम इस्लामियात के सिलेबस को इस अंदाज में देखेंगे कि आपको आने वाले टेस्ट में वो सारी चीज़ें जो है वो कवर हो सके। हम सारा कुछ नहीं पढ़ा सकते, मगर हर मेजर चीज़ जो है वो हम यहाँ पे कवर करेंगे इंशाअल्लाह। तो जितना भी टाइम है इसके अंदर आपको फ़ायदा मिल सकता है। पंजाब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की 5 अगस्त आखिरी तारीख है। बाकी तमाम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में कुछ में एडमिशन ओपन हो चुके हैं, कुछ में अभी हो रहे हैं। सो आप में से जिसने भी एमफिल पीएचडी का एंट्री टेस्ट देना है तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए, कोशिश कीजिए सरकारी यूनिवर्सिटी से टेस्ट पास करके चले जाएं तो आपकी लाखों रुपए फीस जो है ना वो बच जाती है। इस अंदाज में अपनी तैयारी को लेकर चले। तो हम कैसे तैयारी करेंगे वो भी आपको बताते हैं और उसके बाद लेक्चर के हवाले से आज आपके सामने डिस्कशन करेंगे। मैम फिनिश जो है वो आज आपको जो रिसर्च मैथडोलॉजी उस पर बात करेगी। इस सेशन को पढ़ाएंगे मैं खुद, डॉक्टर मिर्ज़ा सफ्दर बेग आपको पढ़ाएंगे, इसके साथ डॉक्टर इमरान हयात साहब एजुकेशन यूनिवर्सिटी वाले वो पढ़ाएंगे और मैम बिनेश जो है ये हम मिल के एक सेशन जो है वो लेके चलेंगे। हमारा मकसद ये है कि कम वक्त में बेहतरीन और क्वालिटी जो है ना वो वर्क किया जाए और आप लोगों के टेस्ट जो है वो क्वालिफाई हो सके। सो इस बुनियाद पे हम इंशाअल्लाह ताला आगे चलेंगे और ये तमाम सब्जेक्ट्स जो पेपर्स में आते हैं वो हम आपको पढ़ाएंगे। और एक अच्छी बात ये है आप सब लोग के लिए, ऐसे तमाम लोग जो एंट्री टेस्ट की तैयारियां करते हैं उन सब के लिए, कि अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली ग्रुप की तरफ से ये भी आपको मैं बता रहा हूँ कि एक वर्क जारी और सारी है और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके सामने एमफिल पीएचडी की जो एंट्री टेस्टों की किताबें हैं वो भी आपके सामने होगी इंशाल्लाह। तो हम आपको प्रीवियस पेपर्स भी देंगे, उनको हल भी करवाएंगे और साथ में नए सवालात जो हैं वो भी देंगे। हमारा पैटर्न ये होगा कि आज तो हम रिसर्च पढ़ेंगे, कल हमने अल कुरान व उलूमुल कुरान देखना है। अब उस पे हम पहले लेक्चर लेंगे, ठीक है। जो जो सवाल आपको एंट्री टेस्ट में पूछे जा सकते हैं, एमफिल के एंट्री टेस्ट में, पीएचडी के एंट्री टेस्ट में पूछे जा सकते हैं, कोर्स आउटलाइन के मुताबिक हम आपको वो पढ़ाएंगे। सो आपने पहले ये करना है कि कल से आपने ये काम का आगाज़ करना है कि अल कुरान व उलूमुल कुरान और इनकी बुनियादी चीज़ों को आप देखना शुरू करें। दूसरा हम काम ये करेंगे कि आपको 50 सवाल, ठीक है,
हर सब्जेक्ट पे 50 सवाल हम देंगे और ये सवाल होंगे इंशाइया दर्स पे मुख्तसर जामे, यानी कि मुख्तसर सवालन जवाबन ये हमारा काम होगा जो हमने भी प्रिपेयर करने हैं, और ये अकॉर्डिंग टू एमफिल पीएचडी टेस्ट को डिस्कस करने वाले होंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हम आपको हर दिन कोई ना कोई एक टेस्ट, कोई ना कोई एक टॉपिक जो है वो आपको प्रीवियस पेपर में से आपको कवर करवाएंगे। कई ऐसे सवालात होंगे जो सबका पर्चा जात में आए हैं, उनको आप कवर करेंगे। तो इस लिहाज से भी हमने इन चीज़ों को देखना है ताकि हमारी जो तैयारी है वो इस बुनियाद पे भी हो जाए, ठीक है। इसके बाद हम आपको हर वीक में 2 टेस्ट लेंगे, यानी कि जो पढ़ाया है उसका हम टेस्ट लेंगे, और वो टेस्ट उस बुनियाद पे होगा जो आपने एमफिल पीएचडी का टेस्ट देना है, उस बुनियाद पे हम वो आपका वो टेस्ट लेंगे। सो आपने अपनी हाजिरी यकीनी बनानी है और रेगुलर वर्क करना है और उसके मुताबिक आपने चलना है। तो आज की हमारी क्लास जो है वो रिसर्च मैथडोलॉजी पे है। कल अल कुरान व उलूमुल कुरान डॉक्टर इमरान हयात साहब की क्लास है, वो पढ़ाएंगे। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि टेस्ट किस तरह आते हैं। देखें, 80% यूनिवर्सिटीज का जो है 80% यूनिवर्सिटी का जो शेड्यूल है टेस्ट का एमफिल पीएचडी का, वो एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट है, ठीक है। प्लस उसमें कभी कभी कुछ नंबर का आपको सब्जेक्टिव भी आ जाता है, ठीक है। अब ये सब्जेक्टिव जो है हमने इसको भी कवर करना है, एमसीक्यूज को भी कवर करना है। सो एक तो ये आपका पैटर्न है एमफिल में ज़्यादा एमसीक्यू, मगर जब बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जैसे पंजाब है, शेख ज़ायद इस्लामिक सेंटर है, या कई और यूनिवर्सिटीज़ हैं, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे हमें कुछ वर्क इस अंदाज में भी करना होता है कि हमें जो पेपर आता है वहाँ पे वो खुत्तातुल बहस, ठीक है। एक तो ये बनाना होता है, एक वर्क ये है, दूसरा है आपने अरबी और उर्दू पैराग्राफ, ये सबसे ज्यादा नंबर के सवाल होते हैं। उर्दू पैराग्राफ, अरबी पैराग्राफ, अरबी इंग्लिश पैराग्राफ, ठीक है। अब ये हमने करने हैं। खुत्तातुल बहस सबसे ज्यादा 10 नंबर का होता है जो आपने बनाना होता है, और ये पीएचडी में भी होता है, एमफिल में भी होता है। और उर्दू अरबी पैराग्राफ होते हैं, इनके तर्जमे करने होते हैं। बास अरबी की उर्दू बनानी होती है, उर्दू की अरबी बनानी होती है, इंग्लिश का उर्दू में तर्जमा करना होता है। ये भी चीज़ें सारी आपके टेस्ट में होती है, हमने आपको ये भी कवर करवाना है। इसके बाद है रिसर्च। ये रिसर्च बहुत अहम है क्योंकि बुनियादी चीज़ें जो है इसमें आपको रिसर्च मैथडोलॉजी की पता होनी चाहिए, और हमने आपको ये बुनियादी चीज़ें, आपने रेफरेंस कैसे देना है, आयत नंबर कैसे लिखते हैं, आप हाइपोथेसिस क्या है, मफरूज़ा तहकीक क्या है, खाका तहकीक क्या है, ये सारी चीज़ें हम जो है वो आगे इसमें डिस्कस करेंगे। तो हमने ये सारे टॉपिक ए से जी तक आपको सब कुछ हमने एमफिल पीएचडी के टेस्ट के हवाले से पढ़ाना है। तो आज से आपकी बाकायदा क्लासेस का आगाज़ हो चुका है और आज से आपने रेगुलर तैयारी करनी है। सो जो भी हमें यूट्यूब पे, फेसबुक पे या हमें सुन रहे हैं अभी क्लास में और वो रजिस्टर्ड स्टूडेंट नहीं है, तो आप ये जहन में रख लें कि पाकिस्तान के अंदर ये वाहिद अकेडमी है जो आपको एमफिल पीएचडी के एंट्री टेस्टों की तैयारी भी करवा रही है, और आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इंशाल्लाह तैयारी करवाएंगे। और याद रखिएगा कि इससे आपके लाखों रुपए फीस जो है वो बचेंगे, क्योंकि मेरिट पे आप अगर एडमिशन हो गया तो आपके लाखों रुपए इंशाल्लाह ताला बचेंगे। तो इसी बुनियाद पे हमारा काम होगा और हम आपको लेके चलेंगे। अब ये रेगुलर क्लासेस होती रहेंगी। आज से आपका शेड्यूल रेगुलर हो चुका है और आपने इस महीने में हमने पूरा वर्क करना है, लिहाजा भरपूर अंदाज में तैयारी कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अभी आपकी जो क्लास है वो मैम जो है बेनिश वो लेंगी और रिसर्च मैथडोलॉजी के हवाले से आपको डिस्कस करेंगे, फिर हम इसके नोट्स भी भेजेंगे, आपने उसको प्रिपेयर करना और उसके सवालात भी हम आपको बना के भेजेंगे, उसको भी प्रिपेयर करना। और हमारी किताब से जो हिस्सा है आपने इस टॉपिक पे मिसाली गाइड बना लेक्चर इस्लामियत को पढ़ लें, आपका बहुत ज़्यादा हिस्सा वहीं से कवर हो जाएगा। बाकी मज़ीद चीज़ें इंशाल्लाह हम भेजेंगे, आप उसको साथ साथ तैयार करते रहिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमत से कामयाब फरमाए। अभी आपकी क्लास में मैम बेनिश जो है वो अभी लेंगे और आप उनके रिसर्च मैथडोलॉजी पे ये क्लास होगी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर मैंने पूछना था इसकी फ़ीस कितनी और ये सेशन क्या कब तक चलना है? सर ये आपके टेस्ट तक चलेगा और ये पूरा सिलेबस हम कवर करवाएंगे। 2500 पूरे सेशन की फ़ीस है
जी ठीक है सर, थैंक यू। जी आप मौजूद तहकीक जो है वो भी सुजेस्ट करेंगे? जी बेटा, मौजूद तहकीक भी क्या सुजेस्ट करेंगे? वो हम देंगे। हमारी जो किताब आ रही है ना उसके अंदर वो सारी चीज़ें भी हैं और हम आपको देंगे अभी। तो वो मौजूद तहकीक ऐसा होगा जिस पर पहले कभी काम ना हुआ हो? नहीं, अभी अभी जो होता है ना खाका तहकीक बनाना होता है, 10 नंबर के क्वेश्चन होता है, आपने वो हल करना है, ठीक है। तो उस पे वो कभी कह देते हैं सीरत पे बनाए, कभी कह देते हैं हदीस पे बनाए, कभी कह देते हैं उलूमुल कुरान पे, तो कभी तारीख पे। तो हम आपको 4 मफरूज़ा तहकीक तैयार करवाएंगे, उसमें से कोई भी आपको कह दे तो आपको बनाना इंशाल्लाह आ जाएगा। जी कोई इस सिलसिले में कोई क्वेश्चन हो आपका? मेरा सवाल ये है कि क्या वो जो आप मौजूद तहकीक कहेंगे वो नए होंगे जिन पे पहले कभी काम नहीं हुआ होगा? मैम आप बात को अंडरस्टैंड ही नहीं कर रही। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अभी जस्ट एंट्री टेस्टों की तैयारी है, ठीक है, और एंट्री टेस्टों की तैयारी हम करवाएंगे और उसमें 3-4 तरह से तहकीक का जो काम कहा जाता है कि आप इस पे खाका तहकीक बनाएं। जब होता है ना आपका क्लास कोर्स वर्क मुकम्मल हो जाता है, जब आपने कोई टॉपिक लेना होता है, तो ये बात उस वक्त की होती है, ठीक है। अभी आपका टारगेट दाखिला लेना है। जी मैम बिनेश आप स्टार्ट कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम बिनिश हसीब है और मैं एमफिल स्कॉलर यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब हूँ। आज हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी के हवाले से बात करेंगे कि रिसर्च है क्या। री का मतलब होता है दोबारा, सर्च दोबारा से छानबीन करना, किसी चीज को ढूंढना कि भाई ये कहाँ से ली गई है, दैट्स कॉल्ड रिसर्च। ठीक है, ये सवाल पूछा जा सकता है कि रिसर्च से क्या मुराद है। असल में रिसर्च मेथोडोलॉजी जो एमफिल और बीएस में असूल तहकीक का सब्जेक्ट है, जामियात के अंदर भी मकाला जात या कुछ इस तरह का सब्जेक्ट होता है दरस इंजामी में भी, तो उसको मद्देनजर रख के कुछ सवालात एमफिल और पीएचडी के टेस्टों में पूछे जाते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के हवाले से। और रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक अलग सा भी एक सवाल होता है जिसे सर ने कहा खत्ततुल बहस, वो भी रिसर्च मेथोडोलॉजी के तहत किया जाता है। तो मतलब रिसर्च के हवाले से एक सवाल ये पूछा जाता है रिसर्च से क्या मुराद है, ठीक है। फिर अगला सवाल वो पूछते हैं इंडेक्स क्या कहते हैं, इंडेक्स किसे कहते हैं। तो इंडेक्स होता है जिसमें किताबों की पूरी फहरिस्त बनाई जाती है, अलिफ बाय तरतीब के साथ किसी भी चीज की फहरिस्त बनाने को इंडेक्सेशन कहते हैं। जो ये हमारे थीसिस के भी आखिर पर जो होते हैं ना अशारिया जात, ये बेसिकली ये इंडेक्सेशन होती है कि भाई ये कौन से पेज नंबर पर इस किताब में ये कौन सा नाम दर्ज है, तो ये कितने पेज नंबर पर है, ये कहाँ पर है, ये जो पूरी लिस्ट बनाई जाती है किताबों की या किताब के अंदर की चीजों की, दैट्स कॉल्ड इंडेक्सेशन। एवरीवन क्लियर? मुझे कोई माइक खोल कर जवाब दे ताकि मुझे पता लगे कि इट गॉट क्लियर और नॉट। जी जी ठीक है, समझ आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक हो गया। 2 चीजें हो गई, हमने कर ली उसके हवाले से। और इसके अलावा भी एमफिल और पीएचडी के टेस्टों में जो सवालात पूछे जा सकते हैं वो है हवाला जात के तरीके, कि भाई हवाला देने का क्या तरीका है। हवाला देने का तरीका जो कुरान की आयत का है ना, आप लोगों ने सबसे पहले सूरत का नाम लिख रहे, जैसे सूरतुल माइदा, ठीक है ना, सूरत का नाम है सूरतुल माइदा। सूरत पहले शुरू में लिखना है या नहीं लिखना है वो आपकी अपनी सरदर्दी है, लेकिन अल माइदा लिखा, ठीक है ना। सूरतुल माइदा का नंबर है 5, ठीक है। और आपने उसकी आयत कोट की है, फर्ज करें आयत नंबर, फर्ज करें आयत देकर वो पूछ लेते हैं और आयत नंबर 72 है, तो आप लोग इसका हवाला लिखेंगे अल माइदा 5 रेशो, वो दो होते हैं ना, उसको डेट्स कोड रेशो मैथ में, ठीक है ना, कॉलन कह सकते हैं। उसके बाद सूरत का आयत का नंबर लिख देंगे 72, तो ये बन जाएगा अल माइदा 5 रेशो 72। एवरीवन गॉट क्लियर? ये है आयत का देने का हवाला, ठीक है। और यही कुरान की मुख्तलिफ आयात के हवाला होगा।
और बाइबल का भी इसी तरीके से हम लोग हवाला दे सकते हैं, वो भी पूछा जा सकता है कि बाइबल के आयत के हवाला देने का क्या तरीका है, तो वो भी सेम पैटर्न फॉलो होगा। अगर आपने शुरू में किताबें मुकद्दस लिखना है तो वो लिख लें, फिर कॉमा लगाएं, फिर वो जैसे किताबें पैदाइश है, पैदाइश लिखें, उसका बाब और वो कॉलन लगाकर बाब और आयत नंबर लिख दें, ठीक। उसके बाद किताबों का हवाला, किताबों के हवाले देने का तरीका ये है कि सबसे पहले मुसन्निफ का नाम, फिर किताब का नाम, मुसन्निफ का नाम, किताब का नाम, उसके बाद वो किस शहर से पब्लिश हुई, किस शहर से पब्लिश हुई। जैसे लाहौर से किताब पब्लिश हुई है तो लाहौर, उसके बाद 2 डॉट्स जिन्हें कॉलन या रेशो कह सकते हैं, उसके बाद उसकी वो किस पब्लिशर की है, ठीक है ना। जैसे फर्ज करें मिसाली ग्रुप की कोई किताब है तो हम लोग मिसाली ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस लिख देंगे, फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर वो किस सन में ये किताब हुई। अगर सन आपको मालूम ना हो तो आप सीन और नून लिख देते हैं, सन ना मालूम। और अगर पब्लिशर ना मालूम हो तो आप लोग लिख सकते हैं गैर तबार या पब्लिशर ना मालूम। और ये जो स्टाइल है हवाला देने का, ये है शिकागो मैनुअल का। उसके अलावा भी कई स्टाइल्स होते हैं, जैसे एपीए का स्टाइल होता है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टाइल होते हैं, लेकिन हमने वो फॉलो नहीं करने होते क्योंकि हमारा जो सोशल साइंसेज और इस्लामिक स्टडीज में जो पैटर्न फॉलो होता है वो शिकागो मैनुअल का होता है। और हमारे थीसिस और असाइनमेंट्स में भी हवाले शिकागो मैनुअल के स्टाइल से दिए जाते हैं, तो आपने शिकागो मैनुअल को जहन में रखना है। और अगर एक किताब दूसरी दफ़ा एक ही सफ़े पढ़ाए तो कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, अइज़न का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। गॉट क्लियर? हम आगे मूव करें। आप लोग लिख रहे हैं साथ साथ? ओके, अब हम लोग एक अगली चीज पर मूव करते हैं, वो ये है कि हमने किसी अखबार का हवाला देना है। तो अखबार जैसे कि हम क्या कहते हैं, जंग, तो जंग जिस डेट की होगी हम वो डेट लिखेंगे, सिंपल जंग लाहौर, और डेट जिस डेट को वो खबर पब्लिश हुई होगी, अगर वो हेडलाइन या कोई इस तरह की खबर है। लेकिन फर्ज करें आपने अखबार के अंदर किसी आर्टिकल में से हवाला लिया तो उसका हवाला देने का तरीका कुछ डिफरेंट होगा। वो ये होगा कि वो कॉलम या जो तहरीर है वो किसकी है, ऑथर का नेम होगा। ऑथर के बाद हम लोग उस जो मजमून की कोई ना कोई हेडिंग होगी, जैसे जंग, इस्लाम में जंग का तस्वुर, इस मौजू पर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की कोई तहरीर है जंग अखबार में, फर्ज करने की बात कह रही, तो हम लोग इस तरह लिखेंगे मुफ्ती तकी उस्मानी, ठीक है। वैसे रिसर्च में उनका ऑथर्स का नाम देने का भी एक अलग तरीका होता है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं अभी, ठीक है ना। मरूफ नाम पहले आता है, फिर उसके बाद तकी आएगा, फिर कौमा आएगा, फिर मोहम्मद आएगा, फिर उस आखिर पर आएगा मुफ्ती, ठीक है। मुफ्ती या मौलाना कौमा लगाकर सबसे आखिर पर लिखते हैं अगर आपने लिखना हो तो इस तरीके से तरतीब बनाई जाती है मुसन्निफ के नाम की। तो अब फर्ज करें मुसन्निफ का नाम हमने लिख लिया, फिर उसके बाद आर्टिकल का उन्वान है या वो जो मजमून का उन्वान है इस्लाम का तस्वुर जहाद, तो हम लिखेंगे इस्लाम का तस्वुर जहाद, फिर कौमा डालेंगे, ठीक हो गया। ये दो चीजें हमारी क्लियर हो गई, गुड हो गया। अब हमारी इससे अगली चीज होगी, फिर हम लोग लिखेंगे जंग, ठीक है। फिर उसके बाद वो जिस डेट की होगी, जंग लाहौर, और फिर उसके बाद वो डेट होगी, तो वो इस तरह हम लोग लिखेंगे। गॉट क्लियर? यस मैम। अच्छा, अखबार के भी हवाले हो गया। बस मुतरजम की जो किताब होती है वो एक चीज हमारी रह गई, मुतरजम किताब, ठीक है ना। मुतरजम किताब का आपने हवाला देना हो तो आपसे, क्योंकि हवाला जात के तरीके पूछे जा सकते हैं कि भाई शिकागो मैनुअल में देना है, किस में देना है, ठीक है, किस मेथड में देना चाहिए, तो आप हमेशा याद रखना शिकागो मैनुअल, ठीक है। और अगर वो आपसे स्पेशल स्टाइल पूछ ले, हम एपीएस स्टाइल वैसे पूछते तो नहीं है, लेकिन कोई
यूनिवर्सिटीज में अगर एपीए स्टाइल चलता हो तो एपीए स्टाइल भी सेम होता है, बस उसमें ईयर जो होता है वो पहले आ जाता है, ऑथर के नाम के बाद ईयर आ जाता है। ये अमूमन विकिपीडिया पर अगर आप लोगों में से किसी ने नोट किया हो तो ये एपीए स्टाइल में रेफरेंसेस दिए होते हैं, शिकागो मैनुअल में नहीं दिए होते। ठीक है, तो अगर मुतरज्जम वाली कोई किताब है ना तो वो ऑथर और किताब के नाम के बाद ना आप लोग मुतरज्जम कॉलन लगा कर मुतरज्जम का नाम लिखते हैं। क्लियर हो गया? मुझे बता दिया करें कि क्लियर हो गया है कि नहीं, किसी का कोई सवाल तो, ताकि साथ साथ ही क्लियर कर दे, बाद में फिर मुश्किल हो जाती है चीजों को समझना। हमने ये चीजें डिस्कस कर ली। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज है, बल्कि ये सवाल तो पास पेपर्स में आया भी है कि वेबसाइट का हवाले देने का तरीका बताएं। तो वेबसाइट के हवाले देने का भी एक तरीका है। उसका तरीका ये है कि जिस तरीके से हम लोगों ने अखबार के कॉलम का हवाला दिया ना, पहले एक ऑथर का नेम, तो हम एक ऑथर का नेम लिखेंगे। ठीक है, चाहे तो वो अगर किसी मारूफ पर्सनालिटी का है तो जिस तरह मैंने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का बताया उस तरह ही लिख ले, लेकिन अगर एक आम सी पर्सनालिटी है तो उस बंदे का नाम लिख ले। जैसे मोहम्मद उवैस, मोहम्मद उवैस, तो मोहम्मद उवैस लिखा, फिर लगाया कोमा। फिर वेबसाइट का टाइटल है इस्लाम का तस्वुर हिजाब। ठीक है, फिर कोमा लगाएंगे। फिर ये वेबसाइट देखेंगे कि भाई ये वेबसाइट किस पर कोई डेट भी लिखी हुई है कि नहीं, कि भाई ये कॉलम इस डेट को शाया हुआ। अगर तो लिखी हुई है तो आपने इसको लिख लेना है, अगर नहीं लिखी हुई तो आपने इसको नहीं लिखना। फिर हम लोग कोमा लगाएंगे, फिर हम लोग लिखेंगे इस्तेमाल की डेट, इस्तेमाल की तारीख। वो होता है, इसको इंग्लिश में हम लोग यूज करते हैं वर्ड रिट्रीव्ड फ्रॉम, रिट्रीव्ड फ्रॉम। ठीक है ना, तो हम उसमें फिर डेट डालते हैं और फिर उसके बाद हम कोमा डाल के यूआरएल कोड दे देते हैं जो वेबसाइट का लिंक होता है। क्लियर हो गया? हाउ टू, किसी का माइक ऑन हुआ था? यस मैम, क्लियर है मैम। कोई इशू है? यस मैम, मेरा एक सवाल था, इसकी शेयर स्क्रीन आप कर दिया करें अगर इसके रिलेटेड मटेरियल है या स्लाइड्स वगैरह। जी, इसके रिलेटेड आपको मवाद मिल जाएगा, वो आज मैं ग्रुप में शेयर करवा दूंगी। हवाला जात देने का तरीका मेरे पास फाइल पड़ी हुई है पूरी, डॉक्टर सादिया गुलजार की, जिन्होंने जो पंजाब यूनिवर्सिटी की एसोसिएट प्रोफेसर है, उनकी बकायदा इस पर पूरी फाइल है, वो आपको शेयर कर दी जाएगी हवाला जात देने का तरीका। ठीक है, उसमें इंसाइक्लोपीडिया के भी हवाला देने का तरीका है। ठीक है, वेबसाइट इंसाइक्लोपीडिया में अमूमन जो होती है ना एडिशन, आपको मेंशन करना पड़ता है, क्योंकि इंसाइक्लोपीडिया में ना वो राइटर नहीं होते, तो आप बाकी सारा किताब वाला सारा प्रोसीजर होता है, बीच में आप वॉल्यूम नंबर और एडिशन नंबर शामिल कर सकते हैं। और एक और बात, सफ़ा नंबर जब भी कभी आपने हवाला जात में देना होता है ना, मसादिर और मराजे की बात नहीं हो रही, हवाला जात में जब आपने फुट नोट में हवाला देना होता है हाशिए में, तो वहाँ पर सफ़ा नंबर में आपकी मर्जी है, आप स्वाद और कॉलन डालना चाहते हैं कि नहीं। अगर आप डालें तो गुड है, नहीं डालते तो ना सही, बल्कि पसंद नहीं किया जाता कि स्वाद डाला जाए हवाले के अंदर। ठीक है ना, उसे कहते हैं हाशिया, रेफरेंस में आपकी मर्जी, आप चाहें तो सफ़ा नंबर का स्वाद डालें, चाहे ना डालें, चाहे खाली सफ़ा नंबर लिख दें खाली नंबरिंग में। ठीक है, ये अब आपके ऊपर होता है। और एक और बात, एक और चीज़ आप लोगों ने याद रखनी होती है कि अगर आपने हिंदी स्टाइल अपलाया है नंबर्स के लिए, यानी वो जिसे हम लोग अरबी गिनती भी कहते हैं, वो अरबी वाली स्टाइल से गिनती लिखी है, तो आपने सफ़ा नंबर भी उसी स्टाइल में लिखना। और अगर आपने इंग्लिश स्टाइल में कुछ लिखा हुआ है तो उसे इंग्लिश स्टाइल में रहने दीजिएगा। गुड हो गया? ये भी क्लियर हो गई चीजें? काइंडली बता दे, ताकि ना फिर उसके बाद हम लोग एक अहम और चीज है उसके ऊपर डिस्कशन करें, और वो भी बहुत अहम है चीज। जी मैम, आगे गुड हो गया। अब हमारी जो अगली चीज है वो है रीडिंग स्किल्स में से सवाल आ जाता है, जो कि एमफिल के एक सब्जेक्ट है, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ इंग्लिश टेक्स्ट।
लेकिन उसमें रीडिंग के हवाले से, इंग्लिश रीडिंग के हवाले से कुछ मटेरियल किया जाता है स्किमिंग और स्कैनिंग के हवाले से, तो वो भी रिसर्च मेथोडोलॉजी का कह सकते हैं, रीडिंग स्किल का हिस्सा है। उसमें से सवाल आ सकता है व्हाट इज स्किमिंग, व्हाट इज स्कैनिंग, तो ये सवाल किया जा सकता है, बल्कि किया भी क्या हुआ है। पुराने पेपर्स में ये सवाल किया जाता है स्किमिंग क्या होती है। स्किमिंग ये है कि मैंने इतना बड़ा एक पेज, इतने बड़े रिसर्च आर्टिकल्स है और मैंने उस पूरे का मतलब समझना है, तो मैं उसको पूरे को वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ूंगा, उसका सिर्फ मफहूम लूंगा, तो दैट्स कॉल्ड स्किमिंग। और स्किमिंग में से सवाल किया जा सकता है। स्कैनिंग में नंबरिंग के हवाले से, जो नंबरिंग क्वांटिटेटिव डाटा को के ऊपर एनालिसिस और उसे वर्ड बाय वर्ड रीड, मतलब एक खास जगह पर आपने पहुंच कर एक चीज करनी है और वो आपने वर्ड बाय वर्ड पढ़नी है। फर्ज करें जैसे टेलीफोन बुक होती है, आपने वो सारी नहीं पढ़नी होती, लेकिन जो आपके मतलब की चीज होती है आपने उस जगह पर जाना होता है और वो जो मतलब क्या है वो आपने फोन नंबर पूरा ही पढ़ना होता है, उसका सिर्फ मतलब या मफहूम नहीं लेना होता। गॉट क्लियर माय पॉइंट? स्किमिंग एंड स्कैनिंग, क्योंकि बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, खास तौर पर पीएचडी का जिन्होंने टेस्ट देना है। हैंड रेज करें आप लोगों में से कितने हैं पीएचडी वाले, पीएचडी के टेस्ट वाले कितने हैं? जी, ये स्किमिंग और स्कैनिंग जो है ये हर टेस्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ना कि पीएचडी एमफिल, बल्कि कोई भी टेस्ट दिया जाए तो उसके लिए ये क्वेश्चन, इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आए हुए होते हैं। जी जी, इसीलिए मैंने आप लोगों को इसी को रिसर्च मेथोडोलॉजी में करवाया। रिसर्च की टाइप्स पर बात कर लेते हैं। खतरतुल बहस की बात इंशाल्लाह ताला देखते हैं, अगर आज का लेक्चर की टाइमिंग में हो सका तो आज के लेक्चर में कर लेंगे, वरना मैं चाहूंगी कि इसको एक अलग सेशन में रखा जाए, पूरा खतरतुल बहस। सफदर क्या कहते हैं आप? लगता है उनका इंटरनेट कनेक्ट नहीं है शायद अभी। सर क्या कह रहे हैं, कहेंगे आप? खतरतुल बहस भी आज ही मुकम्मल करवा ली, या स्टूडेंट्स आप लोग अपनी राय दे दे फिर बात करते हैं, क्योंकि अब हम लोग रिसर्च की टाइप्स के ऊपर हवाले से बात करने लगे। रिसर्च की दो टाइप्स हैं, एक है क्वांटिटेटिव रिसर्च, एक है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव उसके अलावा भी रिसर्च की बहुत टाइप्स हैं। डिस्क्रिप्टिव होती है रिसर्च, ठीक है, उसके अलावा तकाबली रिसर्च होती है। रिसर्च की और भी टाइप्स है, लेकिन मेनली इसकी दो टाइप्स हैं, ठीक है, बाकी सब उसी की कैटेगरी के अंदर ही फॉल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च वो होती है जो नंबर्स के ऊपर या सर्वेस या उनके ऊपर जो बेस करती है रिसर्च, दैट्स कॉल्ड क्वांटिटेटिव रिसर्च, कि भाई इतने % लोगों का पाकिस्तान में ये चीज़ देखते हैं, ये जो चीज़ें होती हैं। साइंटिफिक रिसर्च ज़्यादातर जो साइंस के स्टूडेंट्स करते हैं वो होती है क्वांटिटेटिव रिसर्च। जो अलूम इस्लामिया या सोशल साइंसेस के स्टूडेंट्स ज़्यादातर क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं, यानी किताबों में से मवाद इकट्ठा करना और उनसे किसी नतीजे पे पहुंचना, दैट्स कॉल्ड क्वालिटेटिव रिसर्च। इसके हवाले से भी बहुत सवाल किया जाता है, बल्कि ये तो एमफिल के टेस्ट में भी आ सकता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च। और इसके हवाले से एमफिल में मुख्तलिफ सेमिनार्स वगैरह ये चीज़ें बताई जाती हैं सेमिनार्स में, या उनके क्लास में टीचर्स बताते हैं कि व्हाट इज़ क्वालिटेटिव एंड व्हाट इज़ क्वांटिटेटिव रिसर्च। यानी बीएस के बच्चों को भी जिन्होंने एमफिल का टेस्ट देना, और एमफिल के स्टूडेंट्स को तो पता होता है कि व्हाट इज़ क्वालिटेटिव एंड व्हाट इज़ क्वांटिटेटिव रिसर्च। अभी इस हवाले से अगर कोई मेरे इल्म में इजाफा करना चाहे, क्योंकि मेरा ख्याल है मैंने सही बताया है और मुझे पता है मैंने सही बताया, लेकिन हो सकता है मेरे बताने में कुछ चीज़ गलत बताई गई हो अंदाज में, या मुझे बताना ना आ रहा हो, तो कोई अगर इसमें कोई इशू है तो मुझसे डिस्कस कर लें, या आपस में कोई इस बात में इजाफा करना चाहे। व्हाट इज़ क्वालिटेटिव एंड व्हाट इज़ क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर इंटरव्यूज़ और सर्वेस शामिल नहीं होते, जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में ये सारे मेथड्स भी शामिल होते हैं।
ओके हो गया। खत्ततुल बहस के लिए मौजू पर बहस कर लेते कि मौजू कैसा होना चाहिए, तो फिर हम लोग खत्ततुल बहस के ऊपर भी बहस कर लेंगे। क्या ख्याल है? कोई माइक तो खोल ले अपना। मुझे तो लग रहा है कि मैं किसी खाली कमरे में अपने आप को ही पढ़ा रही हूँ, तो रिस्पॉन्स दे दिया करें। नहीं मैम, कैरी ऑन, सही समझ आ रही है हमें। ओके गुड। कौन से सुन रहे हैं? अच्छा, अभी एक मैसेज आया कि ये पीपीएससी में भी पूछे जा सकते हैं। बेटा पीपीएससी में पूछा जा सकता है, लेकिन वो क्योंकि एमसीक्यूज बेस होते हैं तो अमूमन उसमें रिसर्च का मानी मफहूम पूछा जा सकता है, ठीक है। और थोड़ा बहुत शायद यही पूछा जाए रिसर्च क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है, कोई मौजू देखकर तो पूछा जा सकता है, लेकिन बहुत कम चांस है क्योंकि वो एमए लेवल तक का होता है और एमए लेवल पर उस तरीके से असूल तहकीक दाखिल नहीं है जो एमए का जो आपको इस्लामियात का मिलता है ना, उसमें असूल तहकीक वैसे तो दाखिल नहीं है ना, लेकिन ये पढ़ाया जाता है तो पूछा जा सकता है, लेकिन 1 या 2 एमसीक्यूज बड़ी बात है। लेकिन आपके एमफिल और पीएचडी के टेस्ट में तो ये समझ लें काफ़ी हद तक पोर्शन हो सकता है। 3 से 4 सवाल वो अगर रिसर्च मेथोडोलॉजी के कर ले, उसके बाद खत्ततुल बहस भी, और वो जो किताबों के नाम पूछे जाते हैं वो भी असूल तहकीक ही का हिस्सा होता है कि जो किताबों की हम लोग बनाते नहीं हैं कि फ़लाँ किताब किसने लिखी, वो जो हम लोग बिब्लियोग्राफी याद करते हैं हर मजमून की अलग किताब याद, वो भी बेसिकली असूल तहकीक ही का हिस्सा है। उसके हम लोग बात करने लगे थे साइनॉप्सिस की। साइनॉप्सिस और थीसिस के मुकदमे में बहुत फ़र्क है, हालांकि सेम चीज़ है। साइनॉप्सिस पहले लिखा जाता है खत्ततुल बहस, जबकि मकाला के आखिर पर उसका मुकदमा लिखा जाता है। अगर आपने साइनॉप्सिस बनाया हुआ है और उस साइनॉप्सिस में जो आपके मकाला शुरू करने से पहले ख्यालात थे वही ख़त्म होने के बाद भी वही ख्यालात रहे हैं, तो फिर आपका मकाला, आपके मकाले का मुकदमा और साइनॉप्सिस सेम हो जाएगा। लेकिन अगर आपके ख्यालात बदले हैं तो आप अपने सवालात तहकीक और मकासद तहकीक बदल सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं कि भाई अब मेरा ये नज़रिया हो गया है, अब ये मुकदमा है, यानी कि पूरे थीसिस के बाद जो एंड पर आप चीज़ लिखते हैं दैट्स कॉल्ड मुकदमा। और तहकीक करने से पहले आपने टीचर को जमा करवाने के मैं ये क्यों कर रहा हूँ, दैट्स कॉल्ड साइनॉप्सिस। गुड। अब अच्छा, इधर एक सवाल पूछ सकती हूँ मैं आप लोगों से चेक करने के लिए कि अगर किसी ने असूल तहकीक पढ़ी हुई है तो उसे ये बात पता हो। आप लोगों में से किसी को हवाला जात और मसादिर और मराजे में फ़र्क पता है? आप लोग बताएं फिर मैं बताती हूँ। मेरा ख्याल है मैंने एक सवाल पूछा है कि आप लोगों में से किसी को मालूम है कि हवाला जात और मसादिर और मराजे में क्या डिफरेंस है? मैं एक मिनट देख लूं कि किसी ने मुझे मैसेजेस तो नहीं किए हुए। जी अस्सलाम वालेकुम। जो हवाला जात होते हैं हम कह सकते हैं कि वो फुट नोट होते हैं, पेज के नीचे ऊपर ही हवाला जात दिया जाता है और इसमें जो होता है